नमस्कार दोस्तों, फिटिंग सिद्धांत में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन कवर किए थे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। अनिलिंग इज़ डन बाय कूलिंग इन। अनिलिंग किया जाता है किस में? कूलिंग करके। तो किस विधि से कूलिंग की जाती है? फर्नेस विधि से, यानी जॉब को गर्म होने के पश्चात भट्टी को स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसके अंदर जॉब धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया जाता है। अगर बात करें नॉर्मलाइजिंग की, सामान्यीकरण की, तो सामान्यीकरण में क्या होता है? जॉब को रूम टेम्परेचर पर स्टिल एयर में रखकर ठंडा किया जाता है। स्टिल एयर मतलब स्थिर वायु के अंदर रखकर ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H7G6 इंडिकेट। यह क्या सूचित करता है? H7G6 यह कौन सी फिट का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोज रनिंग फिट। अब ये रनिंग फिट किसके अंतर्गत आता है? अवकाश फिट के अंतर्गत आता है। अवकाश फिट के अंदर दो प्रकार के फिट होते हैं, एक तो रनिंग फिट होता है और एक होता है स्लाइडिंग फिट। तो H7G6 अवकाश फिट का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बियरिंग बुश की धातु कौन सी होती है? तो बियरिंग बुश किस धातु से बनाए जाते हैं? ब्रोंज धातु से बनाए जाते हैं, या फिर इसको हम गन मेटल भी बोलते हैं। बियरिंग बुश जो बनते हैं वो गन मेटल से भी बनाए जाते हैं। 20वां क्वेश्चन है कास्ट आयरन का गलनांक बिंदु कितना होता है? तो कास्ट आयरन का गलनांक बिंदु होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है अलोह धातुओं की होनिंग के लिए अपघर्षी पदार्थ कौन सा है? तो हम किसी भी धातु की अगर होनिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कौन से अपघर्षी पदार्थों का चयन करना पड़ता है? तो अगर बात करें अलोह धातु या फिर लोह धातु की, तो इसके लिए हमें सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। वही अगर बात करें स्टील की, तो स्टील के लिए हमें अगर होनिंग करनी है तो एब्रेसिव मटेरियल कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और हमें अगर टंगस्टन कार्बाइड या फिर सेरेमिक की होनिंग करनी है तो उसके लिए हमें डायमंड का प्रयोग करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन क्या है? रिवेट के आकार को अंतिम रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिवेट के आकार को अंतिम रूप देने के लिए, यानी यह एक प्रकार का रिवेट स्नेप क्या है? रिवेटिंग टूल है, जिससे हम क्या काम करते हैं? रिवेट के आकार को अंतिम रूप देते हैं। तो इसको याद कैसे करना है? रिवेट स्नेप लिख रखा है, यानी अगर मैं इसको शेप के रूप में याद रखूं तो शेप का मतलब ही क्या होता है? आकार देना, ठीक है ना? तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारी निर्माण कार्यों के लिए कौन सा रिवेट प्रयोग किया जाता है? तो भारी निर्माण कार्यों के लिए पेन हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁵ पास्कल। PA का मतलब होता है पास्कल, या इसको हम 1,00,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। यानी 1 पास्कल के अंदर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। 1 पास्कल में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। 25वां क्वेश्चन है एक रिवेट इज स्पेसिफाई। रिवेट को कैसे विशिष्ट किया जाता है?
रिवेट के विशिष्टीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेंक डायामीटर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे रिवेट का क्या है, सेंक है, और ये रिवेट का हेड हो गया, ठीक है। और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। ये इसकी सेंक हो जाएगी, या फिर इसको बॉडी भी बोला जाता है, और ये इसका हेड होता है, ये रिवेट का हेड होता है। तो इस सेंक के डायामीटर से हम क्या करते हैं, ये इसका डायामीटर है, इससे हम क्या करते हैं, रिवेट को स्पेसिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेथ मशीन में कैरिज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा किसके द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ नट। जैसे कि लेथ मशीन के अंदर जो कैरिज होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है सेडल और एक होता है एप्रन। तो एप्रन के अंदर सभी प्रकार के लीवर और हैंड व्हील लगे रहते हैं, सभी प्रकार के लीवर और हैंड व्हील लगे रहते हैं। तो जो लीड स्क्रू होता है उसका जो लीवर होता है, उस लीवर को हम जैसे ही नीचे की तरफ दबाते हैं तो इसके अंदर की तरफ लगा हुआ हाफ नट इस लीड स्क्रू को क्या कर लेता है, एंगेज कर लेता है। यानी हाफ नट का मतलब क्या है, यह नट के दो भाग हैं, एक नट के दो भाग हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक नट के दो भाग बनाए गए हैं। ये आपका नट हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका नट हो जाएगा। अब ये डिसएंगेज स्थिति के अंदर है, और जैसे ही हम इस लीवर को नीचे की तरफ दबाएंगे, यह इस लीड स्क्रू को क्या कर लेगा, कस के पकड़ लेगा, तो यह एंगेज हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनल थ्रेड काटने के लिए फ्लोटिंग होल्डर के साथ क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हमेशा टेप का प्रयोग किया जाता है, ये हमें याद रखना है। और एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हमें डाई का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिख रखा है आपतन टेप। आपतन टेप का होता है कोलैप्सिबल टेप। तो यह लेथ मशीन के ऊपर उपयोग किया जाता है, लेथ मशीन। अब लेथ मशीन के अंदर भी कौन कौन सी लेथ मशीन है, एक तो ट्रेट लेथ मशीन है, और एक किपस्टन, और एक होती है ऑटोमेटिक लेथ मशीन। तो इन विशेष प्रकार की लेथ मशीन के अंदर हमें जब मास प्रोडक्शन करना पड़ता है, मास प्रोडक्शन चाहे इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हो चाहे एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हो, तो इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हमें आपतन टेप की आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्रीजा चक काय। थ्रीजा चक काय का मतलब होता है बॉडी, यानी थ्रीजा चक की बॉडी है वो किस धातु की बनी होती है। तो थ्रीजा चक की बॉडी कास्ट आयरन से बनी होती है। किससे, कास्ट आयरन से बनी होती है। अब थ्रीजा चक के और भी भाग होते हैं, तो सभी भाग अलग अलग धातुओं से बनाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं जो की, जो का मतलब होता है जबड़े, तो जबड़े किस धातु से बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। और इसके अंदर एक क्राउन व्हील होता है, क्राउन व्हील होता है। क्राउन व्हील को हम किस धातु से बनाते हैं, एलोय स्टील से बनाते हैं। किस धातु से बनाते हैं, एलोय स्टील से बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेजर किस काम आता है, यानी चेजर जो होता है वह एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चेजर एक प्रकार का क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से हम क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच क्या होगा। तो पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच 1.8 mm होता है। तो आइए थोड़ा सा हम ब्लेड के चयन के बारे में देख लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। तो
तो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग पिच की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। पिच का चयन सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा, पित्तल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा, भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। 1.4 mm पिच के लिए टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। 1 mm पिच के लिए एंगल आयरन, पीतल की ट्यूब और तांबा और आयरन के पाइप का प्रयोग किया जाता है। और 0.8 mm पिच के लिए 0.8 mm पिच के लिए कंड्यूट पाइप। कंड्यूट पाइप का मतलब होता है वाहक नली। वाहक नली जिसमें से हम किसी भी प्रकार के वायर यानी तार और फ्लूइड को प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें 0.8 mm पिच का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य पतले ट्यूब, थिन ट्यूब या सीट मेटल के कार्य में भी 0.8 mm पिच का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में डेप्थ रोड किससे संयोजित रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्नियर स्लाइड। डेप्थ रोड यानी गहराई छड़ का क्या काम है? गहराई को मेज़र करने के लिए। वर्नियर स्लाइड है वो बीम के ऊपर क्या करती है? स्लाइड करती है। वर्नियर कैलिपर का यह एक भाग है बीम, इसके ऊपर यह स्लाइड करती है। बीम के ऊपर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैन स्केल डिवीजन कहते हैं। मैन स्केल डिवीजन। और वर्नियर स्लाइड के ऊपर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं उनको हम वर्नियर स्केल डिवीजन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्रेड कटिंग डाई किस धातु की बनी होती है? तो थ्रेड कटिंग डाई हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। 33वां क्वेश्चन है, 60 डिग्री प्रिक पंच को क्या कहते हैं? तो 60 डिग्री प्रिक पंच को क्या कहते हैं? डॉट पंच कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? विटनेस मार्क को स्पष्ट करने के लिए। विटनेस मार्क्स को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग कहाँ पे होता है? 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग होता है स्क्राइबर के पॉइंट को ठीक स्थिति में बिठाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डबल कट फाइल में अप कट का मान क्या होता है? तो डबल कट फाइल के अंदर दो प्रकार के कट होते हैं, एक तो होता है अप कट और एक होता है ओवर कट। तो अप कट का मान क्या होता है? 51 डिग्री होता है। और ओवर कट का मान कितना होता है? ओवर कट का मान होता है 70 डिग्री। वहीं अगर बात करें सिंगल कट फाइल के अंदर, तो सिंगल कट फाइल के अंदर एक ही प्रकार का कट होता है और उसका मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। उसका मान कितना? 60 डिग्री होता है। 35वां क्वेश्चन है, दो चूड़ीदार छड़ों द्वारा संयोजित क्लैंप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल मेकर्स क्लैंप। यानी टूल मेकर्स क्लैंप के अंदर क्या होता है? दो प्रकार के थ्रेडेड रोड होते हैं और वो आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात क्या होता है? तो इसके अंदर ज्वाला नहीं ले रखी है, यह उदासीन ज्वाला के लिए पूछा गया है। उदासीन ज्वाला के लिए तो इसके लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन बराबर मात्रा में होती है, 1:1। वहीं पे अगर बात की जाए ऑक्सीकृत ज्वाला की, तो ऑक्सीकृत ज्वाला के अंदर एसिटिलीन की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बोनाइजिंग ज्वाला के अंदर एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है? तो क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है? एल्यूमिनियम धातु का एस्क है। एल्यूमिनियम के इसके अलावा और भी एस्क होते हैं, जैसे बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम, डायस्पोर। तो ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के एस्क कहलाते हैं। इन सभी को बॉक्साइट, कोरंडम, नीलम और डायस्पोर को हम क्या बोल सकते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड, या फिर इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है, दो शाफ्टों के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं? तो दो शाफ्टों के सिरे कपलिंग और कोटर जोड़ के द्वारा जोड़े जाते हैं। दोनों शाफ्टों के डायमीटर अगर सेम है तो हमें इसके लिए कपलिंग की आवश्यकता होती है। टूल मेकर्स वाइस, अगला क्वेश्चन है, टूल मेकर्स वाइस किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। टूल मेकर्स वाइस जो है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है? छोटे जॉब कार्य को पकड़ने के लिए, जहाँ पे ड्रिलिंग, फाइलिंग या सरफेस प्लेट पर मार्किंग करना हो, वहाँ पर हम टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं। और यह जो वाइस है यह बहुत ही एक्यूरेट मशीनिंग की हुई होती है, एक्यूरेट मशीन की हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, छेद की टेपिंग किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो अगर कोई भी छिद्र की हम टेपिंग शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले टेपर टेप का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक टेप जिसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट या माध्यमिक टेप जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जाएगा। और जो तीसरे नंबर का टेप होता है यानी हैंड टेप, कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीसरे टेप का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? किसी भी ब्लाइंड होल के लिए, ब्लाइंड होल के लिए हम तीसरे टेप यानी प्लग टेप का प्रयोग करते हैं। और प्लग टेप को क्या बोला जाता है? बॉटमिंग टेप भी बोला जाता है, बॉटमिंग टेप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डायल गेज कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो डायल गेज का कार्य सिद्धांत लीवर स्केल पर आधारित होता है, या फिर इसको हम प्लंजर स्केल भी बोल सकते हैं, प्लंजर स्केल। यह क्या करता है? यह प्लंजर या फिर लीवर के लीनियर मोमेंट को डायल के पॉइंटर के रोटेरी मोशन के अंदर कन्वर्ट करता है। यानी इसके अंदर जो यंत्रावली लगी होती है, यंत्रावली वह क्या होती है? रेक एंड पिनियन होती है, रेक एंड पिनियन मैकेनिज्म का इसके अंदर प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लिनोमीटर किससे संबंधित है? तो क्लिनोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? कोणीय गेज के अंदर उपयोग होता है। क्लिनोमीटर से हम क्या करते हैं? कोण माप सकते हैं। 43वां क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बाहरी व्यास की सहकेंद्रीयता किसके द्वारा जांची जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायल टेस्ट सूचक। इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सरफेस गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी सरफेस गेज से हम क्या करते हैं? कोई भी डायमीटर की सहकेंद्रीयता चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक डबल कट फाइल कैसी होती है? तो डबल कट फाइल के अंदर क्या होते हैं? जो टीथ होते हैं या फिर जो कट होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, वो क्या होते हैं? पैरेलल, यानी एक दूसरे के समांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेप ड्रिल साइज की गणना के लिए सूत्र पूछा गया है इसमें। तो टेप ड्रिल की साइज की गणना के लिए हमें क्या करना पड़ता है? TS-2D। TS यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेप साइज हो जाएगा। टेप का जो साइज है जिससे हम टेपिंग कर रहे हैं उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? गहराई का डबल करके माइनस करना पड़ेगा। तो गहराई के बराबर क्या होता है? 0.6134 पी का मतलब होता है पिच, पी का मतलब पिच होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। अगर क्वेश्चन में दे रखा है M12 × 1.5, तो M12 हमारा क्या हो जाएगा? टेप का साइज हो जाएगा। तो 12 में से हम 1.5 यहाँ पे पिच है, तो 1.5 पिच है। यह कौन सी थ्रेड के लिए होता है? मैट्रिक थ्रेड के लिए होता है। यह फॉर्मूला मैट्रिक थ्रेड के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे D बराबर 0.6134 पिच दे रखा है, यह किसके लिए होता है? मैट्रिक थ्रेड के लिए होता है। क्योंकि M12 दे रखा है तो M का मतलब ही क्या होता है? मैट्रिक, ISO मैट्रिक इसको बोला जाता है। तो 12 में से हम 0.6134 गुणा पिच कितनी है? 1.5 है, और इसका हम 2 गुना करके माइनस कर देंगे। तो इस तरह से टेप ड्रिल साइज का जो मान है, टेप ड्रिल साइज का जो मान है वो क्या निकल कर आएगा? 10.17 mm।
इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।